झारखंड में हेमंत सोरेन के 11 मंत्रियों ने शपथ ले ली है, मगर इस शपथ ग्रहण के पहले क्या हुआ, कैसे ये जो 11 मंत्रियों का फॉर्मूला है 6-4-1 यानी कि 6 जेएमएम 4 कांग्रेस 1 आरजेडी, ये फॉर्मूला कैसे तैयार हुआ, पर्दे के पीछे क्या कुछ हुआ, इसके बारे में आपको बताएंगे। इसके अलावा पप्पू यादव का जो मामला चल रहा है धमकी देने वाला, उसमें कुछ बड़े खुलासे हुए हैं। कहा जा रहा है उनके करीबियों ने ही ये पूरा व्यू रचा था, गेम रचा था, ताकि उनको सुरक्षा मिल जाए। इसकी क्या कहानी है, इस पर बात करेंगे। साथ ही तेजस्वी यादव ने एक यात्रा निकाली है, यात्रा का नाम है कार्यकर्ता दर्शन संवाद कार्यक्रम। इस यात्रा का क्या मकसद है और तेजस्वी क्या इस यात्रा के जरिए जो उनका लक्ष्य है उसमें सफल हो पाएंगे, इस विषय पर चर्चा करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ होंगे हमारे वरिष्ठ साथी पंकज जी। पंकज जी, बहुत स्वागत है आपका। बढ़िया, थैंक यू। सबसे पहले तो झारखंड की बात कर लेते हैं। ताज़ा ताज़ा वहाँ शपथ हुई है और शपथ के पहले काफ़ी कुछ कहानियाँ चल रही थी कि कांग्रेस अड़ी हुई है ज़्यादा मंत्री पदों को लेकर और जेएमएम तैयार नहीं हो रही, इस तरह की बातें हो रही थी। मगर अब 11 मंत्रियों को फॉर्मूला निकला है, 1 आरजेडी 4 कांग्रेस 6 जेएमएम। क्या हुआ पर्दे के पीछे, कैसे कांग्रेस तैयार हुई, कैसे जेएमएम ने मनाया? देखिए, आपको बताएं, मनाने वाली बात अभी कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि हेमंत सोरेन इतने बड़े नेता हो गए हैं झारखंड के कि कांग्रेस को हेमंत सोरेन की जरूरत है, हेमंत सोरेन को अब कांग्रेस की जरूरत नहीं के बराबर है। इस बात को आप मान लीजिए। हाँ ठीक है, नेशनल पॉलिटिक्स में बने रहने के लिए कि भाई नेशनल पॉलिटिक्स में एक जो पैन इंडिया जिस पार्टी की मौजूदगी है, कम से कम जो नेशनल पार्टी है, जो विरोधी दल की पार्टी है, उसका साथ चाहिए। तो जेएमएम ने कांग्रेस से अलायंस किया और कांग्रेस 16 सीटें जीती भी। पर जेएमएम की जिस तरीके से जीत हुई और कांग्रेस की जीत जेएमएम की वजह से हुई, कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन की वजह से हुई है। इसलिए हेमंत सोरेन ने शुरू में ही बहुत साफ कर दिया था कि हम हर 4 विधायक पर 1 मंत्री देंगे। इसलिए आप दिमाग से निकाल लीजिए कि आप 16 जीते हैं तो 4 से ज्यादा देंगे, जैसे पिछली बार दिए थे वैसे ही इस बार देंगे। तो 4 मंत्री होगा, ये तय हो गया था। अब इनके 16 विधायक जीते थे, 16 मंत्री बनने की रेस में लगे हुए थे। दर्जन भर से ज्यादा विधायक दिल्ली में डेरा डाले हुए थे। इसलिए कांग्रेस के भीतर बड़ी उथल पुथल थी। आप ये जानिए कि जब कोई पार्टी कमजोर होता है, इसका मतलब उसका शीर्ष नेतृत्व कमजोर होना है। और शीर्ष नेतृत्व का जब डर नहीं होता तो पार्टी में अनुशासन की कमी भी होती है। अब देखिए, कांग्रेस में ये लगातार डर था किसको बनाए किसको नहीं बनाए। कांग्रेस ये सोच रही थी कि कैसे जातीय समीकरण को साधा जाए, कैसे जो है एरिया के समीकरण को साधा जाए, क्योंकि संथाल परगना, दक्षिणी छोटा नागपुर, उत्तरी छोटा नागपुर, पलामू का बेल्ट, इन चारों बेल्ट से एक एक को कैसे बनाया जाए। फिर मुस्लिम कोटे से आएगा कोई, ओबीसी कोटे से कौन होगा, फिर क्रिश्चियन से कौन होगा, तरह तरह की बातें, एससी से कौन होगा, ये सारी बातें चल रही थी। और इसलिए कांग्रेस निर्णय नहीं ले पा रही थी। और सबसे बड़ी बात कि लगातार सभी विधायकों का दबाव था, तो कांग्रेस को लग रहा था जैसे पिछली बार 2-3 बार ऐसा लगा कांग्रेस टूट जाएगी। जेएमएम के जो नेता हैं और मुख्यमंत्री हैं, आपको याद होगा हेमंत सोरेन तो अपने विधायकों को जो कि उनको समर्थन दे रहे थे, सबको लेकर के दूसरे प्रदेश चले गए थे। तो इस तरह की घटना घट रही थी। वैसे अब तो मैंडेट भारी भरकम है, तो कांग्रेस को फिर तय करना पड़ा कि भाई हमें तो 4 ही बनाना है। तो कांग्रेस के नेता जो कि वहाँ के प्रभारी थे, प्रदेश अध्यक्ष थे, दिल्ली आए, हाई कमांड से मिले, हाई कमांड से विचार विमर्श किया और उसके बाद फिर वैसे नामों को सामने रखा जो कि हेमंत सोरेन को भी मंजूर था। और इस तरीके से 4 नामों की लिस्ट सूची सौंपी गई। 4 नामों में 2 नाम पुराने मंत्री को रिपीट किया गया, जिसमें आप जान लीजिए कि इरफान अंसारी हैं, जामताड़ा से जीते हैं। आपको याद होगा वो हराए किसको हैं, तो सीता सोरेन को हराए हैं। सीता सोरेन शिबू सोरेन की बड़ी बहू हैं। लोकसभा चुनाव से पहले जेएमएम को छोड़ करके बीजेपी के पाले में गई थी। वो लोकसभा का चुनाव भी लड़ी लेकिन हार गई, विधानसभा का चुनाव भी लड़ी, वहां भी हार गई। अब सीता सोरेन को जिन्होंने हराया कौन, तो इरफान अंसारी, उनको मंत्री बनाया गया। इरफान अंसारी पिछली सरकार में भी मंत्री थे। जहां तक दूसरे मंत्री की हम बात करें तो महगामा से दीपिका सिंह पांडे, उनको भी रिपीट किया गया है। तो दीपिका सिंह पांडे और इरफान अंसारी
पुराने चेहरे हैं, और दो नए चेहरे जिनको लाया गया है उनका नाम हम बता दें, मांडर से शिल्पी नेहा तिर्की जी। अब ये सोचिए शिल्पी नेहा तिर्की कौन है? बंधु तिर्की की सुपुत्री हैं। तो शिल्पी नेहा तिर्की को मंत्री बनाया गया, तो पिता ने जोर लगाया और बेटी को मंत्री बना दिया गया। बंधु तिर्की ही वो हैं जो कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो तैयार कर रहे थे, जिसमें वक्त लग रहा था, बहुत तरह की चर्चा थी, इतना समय क्यों लग रहा है, कांग्रेस हमेशा हर चीज में डिले करती है। तो बंधु तिर्की के जिम्मे ही ये फैसला था। जहां तक सवाल है छतरपुर से राधा कृष्ण किशोर, ये अनुभवी नेता है, एक्सपीरियंस्ड नेता है। चूंकि कहा जा रहा है कि रामेश्वर उरांव जिनको मंत्री बनाना चाहिए था, पिछले सरकार में वो फिनेंस मिनिस्टर भी थे, आईपीएस रहे हैं, प्रशासनिक अनुभव उनके पास लंबा है। रामेश्वर उरांव की जगह किनको बनाया गया? तो आप ये देख लीजिए, राधा कृष्ण किशोर को बनाया गया। तो जो दो नए चेहरे कांग्रेस की तरफ से आए हैं वो हैं मांडर से शिल्पी नेहा तिर्की और छतरपुर से राधा कृष्ण किशोर। और जो पुराने दो चेहरे रिपीट किए गए वो दीपिका सिंह पांडे और इरफान अंसारी। तो कांग्रेस की तरफ से ये लिस्ट है। तो कांग्रेस ने भी 50% पुराना चेहरा, 50% नया चेहरा इस तरीके से मंत्रिमंडल में शामिल किया। और जहां तक सवाल है जेएमएम का, तो जेएमएम ने भी 50% नए चेहरे को इस बार चांस दिया है, मंत्री बनाया है। तो जेएमएम में भी 50% पुराने चेहरे हैं, 50% नए चेहरे हैं। तो इसलिए जेएमएम ने बड़े ही सावधानी से एरिया वाइज संतुलन बिठा करके सब लोगों को मंत्री बनाया है। इस पूरे मंत्रिमंडल में देखेंगे तो आप एक चीज पाएंगे कि अगड़े को जगह नहीं दी गई। अगड़े को यह माना गया है कि भाई ये तो एनडीए के वोटर हैं। पिछली बार मिथिलेश ठाकुर मंत्री थे, लेकिन मिथिलेश ठाकुर ब्राह्मण समाज से आते हैं, इस बार हार गए, तो मिथिलेश ठाकुर मंत्री नहीं बन पाए। उनकी जगह पर चुन्ना सिंह का नाम चल रहा था कि ये मंत्री बन सकते हैं। अनंत देव रेस में थे, ये मंत्री बन सकते हैं, पर दोनों में से कोई मंत्री नहीं बने। हफीजुल हसन, इन्होंने उर्दू में शपथ ली, ये पहले भी मंत्री मधुपुर से रह चुके हैं। चाईबासा से दीपक बिरुआ कोल्हान से आते हैं। घाटशिला से रामदास सोरेन, जब चंपई सोरेन बीजेपी के पाले में चले गए थे तो तुरंत रामदास सोरेन को मौका दिया गया था। तो कोल्हान से दीपक बिरुआ, रामदास सोरेन, हफीजुल हसन मधुपुर से बने हैं। तो ये तीन पुराने चेहरे हैं जिनको रिपीट किया गया। अगर हम नए चेहरे की बात करें तो सुदीप कुमार सोनू काफी करीबी बताए जाते हैं हेमंत सोरेन के, इनको मंत्री बनाया गया है। गोमिया से योगेंद्र प्रसाद, इनको मंत्री बनाया गया। योगेंद्र प्रसाद कुर्मी है, और जान लीजिए कुर्मी मैं शब्द इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इनकी अच्छी खासी आबादी है। सुदेश महतो आजसू के नेता हैं, जयराम महतो नए नेता बने हैं, वो भी जीत गए हैं। तो समझ लीजिए कि कुर्मी की आबादी बड़ी अच्छी है। तो उस आबादी को देखते हुए कोई कहता है 10% है, कोई कहता है 14% है। तो आबादी लगभग यही है, पर बड़ी आबादी है। इसलिए कुल मिलाकर के कहें तो योगेंद्र प्रसाद को मौका देना अपने आप में एक बड़ी बात है। और विष्णुपुर से लिंडा, ये भी मंत्री बनाए गए हैं। तो ये 6 चेहरे हैं जो कि जेएमएम से बने। अब आइए, एक चर्चा बड़ी तेज थी कि देवघर से जो जीते हैं पासवान, उनको आरजेडी मंत्री बनाएगी, लेकिन संजय यादव को मंत्री बनाया गया। कहा यह जा रहा है कि संजय यादव लगातार पटना में डेरा डाले हुए थे, लालू प्रसाद के करीबी हैं। एक बार फिर से आरजेडी ने यादव पर ही ध्यान दिया है, क्योंकि आरजेडी को लग रहा है कि बिहार में यादव और मुसलमान का जो जोड़ी है, कॉम्बिनेशन है, वो दरा करा है। और उसको कंसोलिडेट करने के लिए संजय यादव को झारखंड में मंत्री बनाया गया है। तो ये पूरा मंत्रिमंडल का चेहरा है, ये नाम है जिनकी चर्चा मैंने आपके साथ की। बिल्कुल। अब बात कर लेते हैं पप्पू यादव की, क्योंकि हम देखते हैं पप्पू यादव हमेशा चर्चा में बने ही रहते हैं किसी न किसी वजह से। अब जिस बार वो चर्चा में हैं, इस वजह से वो वजह बहुत अच्छी नहीं मानी जा सकती, क्योंकि इस तरह के पुलिस प्रशासन की तरफ से आरोप हैं कि उनके करीबी लोग ही, जो लॉरेंस बिश्नोई से धमकी, उनके गैंग की तरफ से धमकी की खूब खबर चली थी, खूब उस दौरान इंटरव्यू भी उनके हुए थे और तमाम सुर्खियां बनी थी, उसको लेकर कहा जा रहा है कि उनके करीबी लोगों ने ही वो धमकियां दिलवाई, पैसे दिए गए बाकायदा, ऐसे आरोप हैं।
और उसका पीछे कारण ये था कि उनको ZCD की सुरक्षा मिल जाए। ये तो अद्भुत स्थिति है। देखिए, कल तक पुलिस जो कह रही थी उसको लेकर के पप्पू यादव काफी आक्रामक था। पप्पू यादव ने डिमांड कर दिया कि सीबीआई इंक्वायरी हो और सुप्रीम कोर्ट के जज के मॉनिटरिंग में हो। तो कई तरह की बातें पप्पू यादव ने वो की। तो खारिज कर रहे हैं। और हाँ, पप्पू यादव खारिज कर रहे हैं। पप्पू यादव फिर से फेसबुक लाइव किया उन्होंने और उन्होंने कड़ा प्रहार किया। जिस शख्स का नाम आ रहा है, क्योंकि कल जो बात हुई, राम कुमार रॉय, ये आरा का रहने वाला है और ये बेचारा गरीब परिवार से आता है। एक किसी मेडिसिन शॉप में काम करता था, 1500 रुपए इसकी तनख्वाह थी। इसके पिताजी की 2 शादी है। ये अपने पिताजी की पहली पत्नी का लड़का है। तो समझ लीजिए इसके पिताजी 3000 रुपए इसकी माँ को देते थे, घर का खर्चा चल नहीं पाता था। कहा यह जा रहा है कि ये पहले भी पप्पू यादव की पार्टी से संपर्क में था और पप्पू यादव की पार्टी के लिए यह काम भी करता था। इस तरह की बात पुलिस कह रही। अब देखिए, पुलिस का कहना यह है कि पप्पू यादव के जो करीबी हैं, इनफैक्ट पीए का नाम आ रहा, राजेश यादव कहा जाता है। राजेश यादव वो हैं जो कि पप्पू यादव का काम पूर्णिया में देखते हैं। पूर्णिया पप्पू यादव का लोकसभा क्षेत्र है। अब राजेश यादव ने राम कुमार रॉय से कहा कि ऐसा करो, तुम 2 वीडियो बनाओ और ऐसा वीडियो बनाओ कि पप्पू यादव का ये नंबर है, इस नंबर पर तुम फोन करो और फोन करने के बाद तुम बताओ अपने आप को कि तुम लॉरेंस बिश्नोई के आदमी हो और तुम कहो कि जल्दी से पप्पू यादव लॉरेंस बिश्नोई से माफी मांग ले, नहीं तो 4-5 दिनों के भीतर हत्या कर दी जाएगी। और मैं पटना पहुंच गया हूं, मैं पटना आ चुका हूं। पप्पू यादव को जब फोन किया तो पप्पू यादव ने अगले दिन उस नंबर पे पप्पू यादव ने फोन किया और पप्पू यादव ने पूछा आप कहां से बोल रहे हैं, ऐसे थोड़ी ना होता, हम आते हैं पटना तो आपसे मिलते हैं। ये सब तरह की बात हुई। इसके बाद जो खबर छन के आ रही है, क्योंकि हमारे संवाददाता भी वहां पर हैं, मेरी उनसे भी बात हुई, तो उनके हिसाब से जो बताया गया वो मैं आपको बता रहा हूं। तो बात ये हुई कि पप्पू यादव को जो सब कहा गया, पप्पू यादव ने उस लड़के से बात की। वो लड़का बहुत गरीब परिवार से था और उस लड़के को पप्पू यादव के पीए ने कहा कि तुम और चिंता मत करो, तुम्हें नेता भी बना दिया जाएगा, तुम्हें और जो जरूरत होगी वो भी दिया जाएगा। तो एक वीडियो जो उसने बनाया पप्पू यादव का नंबर लेकर के, उसको शूट भी राजेश यादव नहीं किया। ये पुलिस के सोर्सेस से जो खबरें बाहर निकल रही, तो राजेश यादव ने शूट किया। तो दरअसल राजेश यादव पप्पू यादव का करीबी माना जाता है। इनफैक्ट वो पूर्णिया में सारा काम धाम संभालता है। अब देखिए कि दूसरा वीडियो भी फिर बना के भेजना था और पप्पू यादव के नंबर पर भेजना था। पुलिस ने अब साफ तौर पर ये साफ कर दिया कि भाई ये जो पैसे देने वाले थे वो कोई और नहीं बल्कि पप्पू यादव के करीबी राजेश यादव थे। कल तक जो चीज की मांग पप्पू यादव कर रहे थे कि पुलिस उसका नाम साफ क्यों नहीं करती कि किसने पैसे देने की बात की, किसने पैसे दी, मुझे बदनाम किया जा रहा है, मुझे हेमंत शाही के तरह मरवाने का प्लान रचा जा रहा है, एक साजिश रची जा रही है। जेडीयू के नेता ही इस बात पर लगे हुए थे। पप्पू यादव यहां तक कह रहे थे, नीतीश कुमार से गुहार लगा रहे थे और कह रहे थे उनके खिलाफ जिस तरह की राजनीतिक साजिश चल रही है वो निश्चित तौर पर किसी के इशारे पर यहां की पुलिस काम कर रही है। पुलिस ने एक एक चीज साफ कर दी। अब पप्पू यादव का एक ही सवाल है, मुझे लगता है, जिसका जवाब पुलिस को देना चाहिए। पप्पू यादव कह रहे हैं कि ठीक है आपने 2 को पकड़ लिया, बाकी के जो 26 कॉल हैं, मेरे पास तो 26 कॉल आए हैं, नेपाल से आए हैं, पाकिस्तान से आए हैं, मलेशिया से आए हैं, उन कॉल्स का क्या आपको कुछ पता लग पाया है क्या? पुलिस ने 2 लोगों को पकड़ा है और 2 लोगों की नजदीकियां इस पार्टी से पप्पू यादव के करीबी लोगों से बताई जा रही है। तो ये इस तरह की बात पुलिस कह रही है। तो इस कॉल का पूरा भांडा फोड़ पुलिस कर चुकी है और अब पुलिस के जरिए जो बात आ रही है उसके हिसाब से ये सारी कवायद इसलिए की गई थी ताकि पप्पू यादव को जेड कैटेगरी की सुरक्षा मिल जाए और जेड कैटेगरी की सुरक्षा मिलेगी तो पप्पू यादव और बड़े नेता हो जाएंगे, उनका नाम भी हो जाएगा, उनका जो कहते हैं भौकाल भी क्रिएट हो जाएगा। और इन सब चीजों को देखते हुए उनके पीए ने इस तरह
का काम किया और पुलिस ने सबका उद्भेदन कर दिया, सब चीज को सामने ला दिया। अब सवाल उठता है कि पप्पू यादव बहुत तरह की बात कर रहे हैं, राजेश यादव भी इस बात को पूरे तरीके से सिरे से खारिज कर रहे हैं। राजेश यादव कह रहे हैं कि यह पप्पू यादव को बदनाम करने की एक साजिश है, सोची समझी साजिश है, एक षड्यंत्र के तरह किया जा रहा है और इसको करने वाले कोई और नहीं बल्कि जेडीयू के ही नेता हैं। तमाम तरह की बातें चल रही है, पप्पू यादव पुलिस को ही कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। पर बड़ा सवाल यह है कि पुलिस की जो थ्योरी है उससे पप्पू यादव की किरकिरी तो हुई है कि भाई सुरक्षा लेने के लिए इतना ज्यादा कॉन्स्पिरेसी रचने की जरूरत क्या थी, ये एक बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ा सवाल है कि इस पूरे कॉन्स्पिरेसी में उनके पीए का नाम आना, ये भी अपने आप में हैरान करने वाली बात। बिल्कुल, हालांकि ये भी तमाम चीज़ें तमाम आरोप की शक्ल में ही हैं और पुलिस को पूरा मामला अभी प्रूफ करना है। हालांकि पुलिस का दावा यही है कि जो पुलिस का जांच है उसमें तमाम चीज़ें सामने आई हैं इस तरीके की। अब लागे जो भी अपडेट होता है इस मामले में हम आपको ज़रूर बताएंगे। बाकी अब बात कर लेते हैं तेजस्वी यादव की। तेजस्वी यादव ने 4 दिसंबर से ही यात्रा निकाल दी है। ऐसी सूचना है कि 15 तारीख से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी यात्रा पर निकलने वाले हैं। तो तेजस्वी ने कहा क्यों देर की जाए, पहले ही हम निकल जाते हैं, 10 दिन पहले ही। तो तेजस्वी निकल गए हैं। कैसे देख रहे हैं इस यात्रा को? कहा जा रहा है कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेंगे, लोगों से मिलेंगे, अपना संदेश देंगे, सरकार को घेरेंगे, नीतीश कुमार पर हमलावर हो भी गए हैं वो। तो तेजस्वी की जो यात्रा एकदम से शुरू हुई है, इसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, तेजस्वी यादव की यात्रा एकदम से शुरू नहीं हुई है, उनके तीसरे फेज की यात्रा है। कार्यकर्ता संवाद कर रहे हैं, वो कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं और तीसरे फेज में वो उन जगहों पर जा रहे हैं जो कि एनडीए का गढ़ माना जाता है। आप देखिए, मुंगेर, खगड़िया, बेगूसराय, लखीसराय, इन सब जगहों पर वो घूमने जा रहे हैं। यहाँ पर वो कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और कार्यकर्ताओं से संवाद स्थापित करेंगे और 2025 के लिए तैयार करेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात तेजस्वी यादव के लिए जो चिंता का सबब है वो ये है कि उनका मुस्लिम और यादव वोट बैंक भी दरक रहा है। वो A to Z की बात कर रहे हैं, ये अच्छी बात है, वेलकम स्टेप है, लेकिन उसको किस हद तक फॉलो कर पाएंगे ये एक बड़ी बात है। कह तो रहे हैं पर फॉलो किस हद तक कर पाएंगे ये भी देखना दिलचस्प होगा। लोकसभा में उन्होंने कुछ हद तक फॉलो करने का प्रयास किया था, पर विधानसभा में क्या होगा ये भी देखना जरूरी है। दूसरी बड़ी बात यह है कि चुनाव में बेलागंज में, जो कि सुरेंद्र यादव का गढ़ था, सुरेंद्र यादव तकरीबन 35 साल से वहां पर विधायक थे। सुरेंद्र यादव के बेटे की हार होना आरजेडी को पच नहीं रहा है, ये जान लीजिए। रामगढ़ में जगतानंद सिंह के सुपुत्र की हार होना आरजेडी के समझ से परे है। आप हैरान हो जाएंगे, जगतानंद सिंह के सुपुत्र की हार हुई है, उसके बाद कहा जा रहा है कि जगतानंद सिंह पार्टी ऑफिस में आ तक नहीं रहे। आए भी हैं तो इक्के दुक्के दिन आए हैं, लेकिन वो आ नहीं रहे। वो पार्टी के अध्यक्ष का पद छोड़ना चाहते हैं। लालू प्रसाद चाहते हैं कि नहीं, आप अध्यक्ष पद पर बने रहिए। पर बड़ा सवाल ये है कि जगतानंद सिंह के सुपुत्र की हार होना, यहाँ तक कि अजीत सिंह जिनका नाम है, बेलागंज में सुरेंद्र यादव के बेटे की हार होना, ये दोनों चीज जो है आरजेडी के गले नहीं उतर रहा। और कहीं ना कहीं लग रहा है कि एक जगह मुसलमान ने साथ नहीं दिया तो दूसरी जगह यादव ने साथ नहीं दिया। बेलागंज में मुसलमान जो है वो मोहम्मद अमजद की तरफ वोट करने लगे, जो कि जनस्वराज पार्टी के उम्मीदवार थे। और अगर आप रामगढ़ में बात करें तो यादव ने बीएसपी उम्मीदवार को वोट कर दिया ज्यादा संख्या में। और इससे जो अजीत सिंह है, जगतानंद सिंह के सुपुत्र, वो तीसरे नंबर पर चले गए। अब सवाल यह है कि आरजेडी को इस बात की चिंता सताने लगी है, इसलिए तीसरे चरण की यात्रा में तेजस्वी यादव अपने कार्यकर्ताओं को रिजुवनेट करने गए हैं, उनको एक्टिवेट करने गए हैं कि आपको 2025 का चुनाव कैसे फेस करना है। आप जाइए, लोगों को बताइए कि ये सरकार कितने मोर्चे पे विफल रही है। डबल इंजन की सरकार है, लेकिन अभी तक बिहार को स्पेशल स्टेटस नहीं मिल पाया है। दूसरी तरफ जो 15 दिसंबर को यात्रा शुरू करेंगे नीतीश कुमार, तो नीतीश कुमार भी एम पे ध्यान देंगे। तो एम में महिला भी आती है और एम में मुसलमान भी आता है। तो इन दोनों के लिए, क्योंकि 2 दिन पहले आप याद करिए एक मुस्लिम नेता का बयान है
कि भाई जो मुसलमान वोट जेडीयू को नहीं करेंगे तो बड़ा गलत करेंगे, क्योंकि जेडीयू ने बहुत कुछ किया है। अब सवाल उठता है कि क्या जेडीयू के तरफ क्या वाकई मुसलमान वोट करेंगे, या मुसलमान अपने समाज का जो भी उम्मीदवार जिस भी पार्टी से होगा उसको वोट करेंगे, जैसे इन दिनों यादवों ने करना शुरू कर दिया है। पहले लालू प्रसाद यादव के वोट को ट्रांसफर करा देते थे, मुस्लिम के वोट को ट्रांसफर करा देते थे, वो इस उपचुनाव में दिखा नहीं है। तेजस्वी यादव की चिंता यही बढ़ गई है कि पहले आधार वोट बैंक को कैसे कंसोलिडेट रखना है, और दूसरी तरफ अपने वोट बैंक को बढ़ाना कैसे, किन जातियों को ऐड करना है। और तीसरी बात जो बहुत प्रमुख होती है, क्योंकि बीजेपी बहुत सिस्टमैटिक तरीके से काम करती है, पन्ना प्रमुख जो होते हैं उनकी मीटिंग होती है, संगठन बहुत मजबूत है, पार्टी लगातार कार्यक्रम करती रहती है, तो आरजेडी को भी लगता है कि हमारा पन्ना प्रमुख मजबूत क्यों नहीं है। अब नए नए लोगों को मौका दिया गया है, जो अपना डेटा है उसको इम्प्रोवाइज किया गया है। सभी लोग जो शहर में रहते हों, बूथ पर रहते हों, गांव में रहते हों, एक्टिव हों, उनको जोड़ने का प्रयास किया गया, और इसी कड़ी में तेजस्वी यादव बाहर निकले हैं। अब देखिए तेजस्वी यादव क्या कर पाते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन अभी जो एनडीए का स्वरूप बिहार में दिखाई पड़ रहा है उसमें बहुत साफ दिख रहा है कि तेजस्वी यादव की तुलना में, आरजेडी की तुलना में एनडीए बहुत मजबूत दिखाई पड़ रही है, और उपचुनाव का परिणाम यही कह रहा है। आज नीतीश कुमार मुंबई पहुंच रहे हैं, मुंबई पहुंचेंगे क्योंकि देवेंद्र फडणवीस शपथ लेंगे, और नीतीश कुमार एक बड़े नेता के तौर पर लंबा चौड़ा उनका लगभग 20 साल का अनुभव है, तो नीतीश कुमार भी वहां पहुंच रहे हैं। उसके बाद आएंगे तो इस बात की पुरजोर चर्चा है कि नीतीश कुमार का जो बड़ा वोट बैंक महिलाओं का है उसको कैसे कंसोलिडेट किया जाए, उसको साधा जाए, और हो सकता है कि महाराष्ट्र के तर्ज पर, मध्य प्रदेश के तर्ज पर, झारखंड के तर्ज पर नीतीश कुमार भी कोई महिलाओं के लिए मैया योजना, लड़की योजना, बहन योजना टाइप, ताकि महिलाओं को कुछ राशि दे करके पुरस्कृत किया जाए, और महिला वोट जो है वो नीतीश कुमार के पक्ष में कंसोलिडेट होकर के चुनाव में एक मुश्त वोट कर सके, क्योंकि ट्रम्प कार्ड तो इन दिनों महिलाओं को ही माना जा रहा है, इसलिए इसकी भी संभावना है। तो तेजस्वी यादव इसकी भी काट खोजने में लग गए हैं कि पहले से ही क्या क्या महिलाओं के बारे में कहा जाए, कैसे उनको साधा जाए। तो ये तमाम चीज़ें बिहार में आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि अब तकरीबन आप रख लीजिए 1 साल 10 महीने बचे हैं, इसी नवंबर में चुनाव होना है। इसलिए अब नीतीश भी 15 दिसंबर से यात्रा करेंगे, और तेजस्वी यादव ने अपने तीसरे चरण की यात्रा 4 दिसंबर से शुरू कर दी। बिल्कुल, तेजस्वी यादव की यात्रा जारी है, और चिंता भी होना ज़रूरी है, क्योंकि भाई जिस तरीके से उपचुनाव में नतीजे रहे वो उनके फेवर में नहीं रहे। जहां वो जीत सकते थे आराम से, उन सीटों पर भी चुनाव हार गए हैं। और महाराष्ट्र का जो नतीजा रहा है, या झारखंड के कहले जो नतीजा रहा है, उसमें जो महिला वाला फैक्टर है उसकी तरफ नीतीश फोकस करने वाले हैं। मुसलमान और यादव वोट बैंक जो है उसकी तरफ फोकस लगातार इनका रहा ही है आरजेडी का, मगर वो उपचुनाव में साथ रहा नहीं। तो प्रयास जारी हैं, प्रयासों पर नज़र हमारी भी है। आज जैसे देख रहे हैं खगड़िया में हैं, 6 दिसंबर को बेगूसराय में होंगे, 7 दिसंबर को लखीसराय और शेखपुरा में होंगे तेजस्वी यादव। तो वहाँ क्या होता है इस पर नज़र हमारी बनी रहेगी। बाकी बिहार झारखंड से जुड़े जो भी अपडेट्स होंगे आप तक यूँ ही पहुँचाते रहेंगे। आप देखते रहिए TV9 बिहार झारखंड। शुक्रिया।